अब अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है हमारा डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को दी जाने वाली सब्सिडीज के बारे में बात अब हम लोग करेंगे कि एग्रीकल्चर को जो सब्सिडीज मिलती है, एग्रीकल्चर हमारा जो सेक्टर है उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज मिलती है वो सही है या गलत है। इसके फेवर में लोगों ने कहा है, कुछ इकोनॉमिस्ट उसके फेवर में है, कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो उसके अगेंस्ट में है। सबका अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बिकॉज ऑफ सम उन्होंने जस्टिफिकेशन दिए हैं कि वो क्यों फेवर में है और क्यों अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले तो सब्सिडीज होती क्या है? सब्सिडीज जानते हो उसको? सर सब्सिडी मतलब सर किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के लिए जो अमाउंट गवर्नमेंट सेट करती है वही पर्टिकुलर अमाउंट को जाके मिलता है तो उनकी हेल्प के लिए। नहीं तो वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या होता है, क्यों दिया जाता है उसको? इनकम के तौर पर नहीं दिया जाता है उसको। सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट देती है ऐसी चीज़ों पे जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं, लेकिन उनका दाम जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है उस कम्युनिटी के लिए जो उसको कंज्यूम करने वाली है। वो डिपेंड करता है, कोई भी हो सकता है, फार्मर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। बट सब्सिडीज आर गिवन बाय गवर्नमेंट ऑन सच प्रोडक्ट जिसका कि कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है। तो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी क्यों मिलती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो दूसरे फ्यूल्स का कंजम्पशन है कुकिंग के लिए, वुड का, कोल का, ये सब चीज़ों का, केरोसिन ऑयल से जो स्टोव वगैरह चलते हैं उसका कम हो, और जो ये एलपीजी गैस है इसका सब लोग यूज़ करें। तो इस वजह से वो सब्सिडी देती है। अब कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं सिलेंडर और कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। यही सेम केस पेट्रोल में भी है। पेट्रोल में अगर सब्सिडी मिलती है तो कुछ लोग पेट्रोल को अफोर्ड कर सकते हैं विदाउट सब्सिडी, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट ऐसे प्रोडक्ट्स पे देती है जो कि मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो कि जिसका कंजम्पशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर उस पर सब्सिडी नहीं देगा तो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो उसको फुल यूटिलाइज उसका नहीं कर पाएगा, या उसको उस तरीके से वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से सब्सिडीज जो एग्रीकल्चर पे मिलती है वो डिफरेंट चीज़ों पे दी जाती है। जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स पे दी जाती है, फर्टिलाइजर्स पे दी जाती है, ट्रैक्टर्स वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं खेतों को जोतने के लिए उस पर सब्सिडीज मिलती है। कम रेट पे किसानों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर किसान प्रॉपर वे में अगर अपना काम नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन जो है वो एडिक्वेट नहीं होगा तो पूरी कंट्री को जो है फीड करने में दिक्कत होगी। क्योंकि कंट्री जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है अपने एग्रीकल्चर पे ही, या तो फिर कमी को फिर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से, जो कि बहुत मुश्किल से दूर हुई है जा करके ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद। तो सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है उसको लेकर के अलग अलग डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की जो है वो अलग राय है। तो उनकी राय जानने से पहले देखते हैं कि डिबेट जो है वो किस टॉपिक पे वो लोग क्या बोलते हैं। तो पहला है कि सब्सिडीज क्यों दी गई, वाई सब्सिडीज वर नेसेसरी, क्यों दी गई फार्मर्स को सब्सिडी। तो पहला पॉइंट है कि कंसिडर्ड रिस्की बाय फार्मर्स। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आई थी ट्रैक्टर्स का या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें लाया था ग्रीन रेवोल्यूशन, फार्मर्स उसको यूज़ करने से डरते थे। पहले पॉइंट ये था कि उन्होंने उसको कभी यूज़ किया नहीं था, और दूसरा पॉइंट ये था कि अगर वो ज़्यादा पैसा लगा के वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर भी ले और उसके बाद उनका प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ या उनकी जो उपज है वो उस हिसाब से नहीं हुई जो उन्होंने प्लान किया था, तो फिर क्या होगा, उनका सारा पैसा भी डूब जाएगा और साथ ही साथ जो वो पहले जितना प्रोडक्शन करते थे उतना भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। कोई भी ह्यूमन बीइंग का एक ये बहुत ही बेसिक सा नेचर होता है कि वो किसी भी तरह के बदलाव को, चेंज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो फार्मर्स के लिए भी जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नई चीज़ें लेके आया तो फार्मर के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी तो था ही, लेकिन उनके लिए एक चैलेंज भी था। नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से वो लोग डरते थे। उसका एक बहुत बड़ा बेसिक फैक्टर था कि एजुकेशन की कमी थी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन जो है अवेलेबल नहीं था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डरते थे कि इसको यूज़ करने से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खेत खराब हो जाएं
या प्रोडक्शन हमारा और ख़राब हो जाए, इस वजह से फार्मर्स उसको डरते थे। तो अगर उसको नई टेक्नोलॉजी को हम थोड़े कम दाम में यानी सब्सिडीज़ के संग अवेलेबल करा दें तो फार्मर्स ज़्यादा उसको बढ़ चढ़ के प्रेफर करेंगे लेना कंपेयर टू विदाउट सब्सिडी। अगर सब्सिडी के साथ देंगे तो फार्मर्स एक बार को कम हेजिटेट करेंगे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, क्योंकि वो पहले से कम दाम में मिल रही है और सरकार उसमें अगर दे रही है तो फार्मर्स का थोड़ा सा भरोसा उसमें और ज़्यादा होगा कि इम्पॉर्टेंट कुछ होगा तभी सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। तो फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजी रिस्की लगती थी, इस वजह से जो है सब्सिडीज देना इम्पोर्टेंट हुआ। और दूसरा कारण था कि गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है वो इसी काम में आती है, सोशल वेलफेयर के काम में आती है और फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज दे। सेकंड पॉइंट में और क्या है इसमें थोड़ा सा एक बार बताना। तो हाँ, तो सेकंड पॉइंट में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है वो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट को सब्सिडी देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत से फार्मर्स इतने पुअर थे कि वो इवन सीड्स और फर्टिलाइजर्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट के। वो अपने पुराने तरीकों से ही वो करना चाहते थे प्रोडक्शन। अगर उनको सब्सिडी के तौर पे उसको नहीं दिया जाता तो वो शायद कभी भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते। तो एक तो रीज़न था सब्सिडीज देने का, पहला रीज़न था फार्मर्स का जो डर था, रेजिस्टेंस टू चेंज था, उनको रिस्क का डर था। और दूसरा रीज़न था जो बहुत ही पुअर स्टेट था फार्मर्स का, बिकॉज ऑफ ज़मींदारी और जागीरदारी जो सिस्टम था उसकी वजह से जो मेन फार्मर्स का जो सिचुएशन था इंडिया में वो बहुत ही पुअर और क्रिटिकल था। तो इस वजह से वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो इन दो कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट था सब्सिडी को देना। तो इस वजह से सब्सिडी दी गई एग्रीकल्चर पे। अब कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो दी गई सब्सिडी वो अच्छा किया दे करके, और कुछ कहते हैं कि खराब किया। कुछ का कहना है उसके फेवर में और कुछ उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो फेवर में क्या कहना है पहले उसको देख लेते हैं। जो इकोनॉमिस्ट फेवर में कहते हैं वो कहते हैं कि फार्मर्स का जो डर था, फियर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, उस फियर को ओवरकम कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल गवर्नमेंट यूज़ कर सकती थी वो था सब्सिडी। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे देती प्रॉपर तो जो फार्मर्स थे वो थोड़ा सा कम हेजिटेंट होते न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। इसलिए जो उसके फेवर में वो कहते हैं कि ये ज़रूरी था देना, अगर सब्सिडी नहीं दी जाती तो शायद फार्मर्स का डर कभी ख़त्म ना होता और वो जो उसका ओरिजिनल प्राइस था उस प्राइस पे शायद वो कभी भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते। तो फियर ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स का डर था न्यू टेक्नोलॉजी को लेके, उसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट था उस पर सब्सिडी देना। दूसरा पॉइंट फिर से वही है जो अभी डिस्कस किया था कि पुअर स्टेट ऑफ फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत थी, जो फार्मर्स की कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी। ज़मींदारी और जागीरदारी जो सिस्टम था वो फार्मर्स को ग्रो नहीं करने दे रहा था। फार्मर्स बस अपने भर का ही प्रोडक्शन कर पाते थे, वो भी बहुत मुश्किल से। अगर उनकी ज़मीन खुद की है तो अगर उन्होंने उसको रेंट पे दे दिया है या ज़मींदार के अंडर में रखवा दिया है तो फिर वो उतना भी नहीं कर पाते थे। तो फार्मर्स का जो स्टेट था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर और वीक था। तो इस वजह से भी सब्सिडी देना बहुत इम्पोर्टेंट था। सब्सिडी हमेशा एज अ सपोर्ट ही दिया जाता है और सपोर्ट हमेशा हम कमज़ोर को ही देंगे। तो पुअर आदमी को सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट था, इस वजह से सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी था। जब एक बार फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन सब्सिडी के लग जाने से वो अफोर्ड करके उसको यूज़ कर लेगा और फिर वो हाई प्रोडक्शन करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपनी इनकम को बढ़ा पाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही जो है, अगर वो मान सपोज पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है या फिर वो बहुत ही पुअर स्टेट में, तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन अपने आप अच्छी हो जाएगी ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन। फिर थर्ड पॉइंट है रिमूवल विल इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी।
कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर सब्सिडीज को बीच में से हटा दिया जाए तो इनकम इनइक्वालिटी जो है वो फिर से बढ़ने लगेगी फार्मर्स के बीच में। जो फार्मर्स पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर होते जाएंगे और जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पुअर हैं वो तो उस नई टेक्नोलॉजी को उसके ओरिजिनल प्राइसेस पे बिना सब्सिडी के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वापस से अपने पुराने तरीकों से ही प्रोडक्शन करेंगे और उनका प्रोडक्शन बहुत ही लो रहेगा, जैसा कि पहले इकोनॉमिक में हालत थी सभी के प्रोडक्शन की। जो रिच फार्मर्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं और वो क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे उसको यूज़ करेंगे और प्रोडक्शन अपना कई गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो क्या होगा, पहले से कई ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करके सेल करके बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो वो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। जो पहले से रिच हैं तो वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगे और जो पुअर हैं वो ना अफोर्ड कर पाने की वजह से फिर साथ ही उनकी जो पुरानी यील्ड है, जो सीड्स की वैरायटी है वो कम रहेगी, बिलो रहेगी, उसका जो क्वालिटी है वो बिलो रहेगा नई यील्ड वाले सीड से। तो वो कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो दाम मिलेगा फसलों का वो बहुत ही कम मिलेगा, तो वो फिर और पहले से भी ज़्यादा पुअर होते जाएंगे। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर हम सब्सिडीज़ को बीच में से हटा लेते हैं तो ये इनकम इनइक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जो पुअर है वो पहले से ज़्यादा पुअर हो जाएंगे और जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो जाएंगे। तो इस इनइक्वालिटी को मतलब कम से कम मिनिमाइज करने के लिए हमको सब्सिडीज देना इम्पोर्टेंट था। तो जो इकोनॉमिस्ट फेवर में थे सब्सिडीज देने के, वो 3 पॉइंट से इसका फेवर करते हैं। कहते हैं कि एक तो फार्मर्स का जो डर था उसकी वजह से देना ज़रूरी था, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में उससे मदद मिलती सब्सिडी देने से। दूसरा था पुअर स्टेट ऑफ फार्मर्स, जो पुअर बहुत ज़्यादा फार्मर्स थे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, चाहे वो विलिंग थे या नहीं थे, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे पहली बार, तो उनको सब्सिडी देना इम्पोर्टेंट था जिससे कि वो अफोर्ड करके और अपना प्रोडक्शन को न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकें। और तीसरा था कि अगर सब्सिडी ना दे करके उसको हटा दिया जाए, सिर्फ उसके ओरिजिनल प्राइसेस पे चीज़ों को अवेलेबल कराया जाए, तो पुअर वाले फार्मर्स तो वैसे ही नहीं लेंगे, जो उससे डरते हैं वो भी उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। जो रिच फार्मर्स हैं जो रिस्क ले सकते हैं वही लेंगे। तो इससे क्या होगा, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। वो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैरायटी का करते जाएंगे, उनकी इनकम मल्टीप्लाई होती जाएगी और जो पुअर फार्मर्स है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा नई वाली फसलों से, तो वो और ज़्यादा दिन पे दिन पुअर होता जाएगा। तो इनइक्वालिटी जो इनकम की है वो बढ़ती जाएगी। तो इस 3 पॉइंट से इकोनॉमिस्ट का कहना था कि सब्सिडीज देना अच्छा है या सब्सिडीज देना चाहिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो इस पॉइंट के अगेंस्ट में थे, उनका कहना था कि सब्सिडीज नहीं देना चाहिए, सब्सिडीज देने से कुछ दिक्कतें आती हैं। जो दिक्कतें उन्होंने इन पॉइंट्स में बताई हैं। पहला पॉइंट है जो अगेंस्ट में बोलते हैं इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है कि सब्सिडीज जब आपने एक बार दे दी, फार्मर्स ने अडॉप्ट करने से डर रहे थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया नई टेक्नोलॉजी का, वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब आप सब्सिडीज को वापस ले लीजिए। अब आप सब्सिडीज जो दे रहे थे उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप किसी को सब्सिडीज देते रहेंगे लगातार तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे फार्मर्स। वो फार्मर कभी भी उसको उसके ओरिजिनल प्राइस पे खरीदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको सब्सिडीज की आदत है। वो उस प्राइस के वजह से ही उसको अफोर्ड करते हैं या फिर वो अफोर्ड करना उसको छोड़ देंगे। तो इस वजह से धीरे धीरे सब्सिडीज जब हम हटा लेंगे तो फार्मर्स को फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी कि वो बिना सब्सिडीज के भी उसको खरीदे, क्योंकि वो नए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर चुके हैं। उनको अब नए और पुराने टेक्नोलॉजी दोनों में फ़र्क मालूम है। नए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन, यील्ड, क्वालिटी सारी चीज़ें मालूम है, और पुरानी टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ करते थे उसका भी उनको मालूम है। अब वो जब एक बार यूज़ कर चुके हैं तो अब उनके ऊपर छोड़ दीजिए सब्सिडी हटा के कि वो नई टेक्नोलॉजी से अफोर्ड करके प्रोडक्शन करना चाहते हैं या उसको ना अफोर्ड करके पुरानी टेक्नोलॉजी पे वापस आना चाहते हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो उसके हैबिचुअल ना हो जाए, इस वजह से कुछ लोगों का कहना था कि जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो गई तो आप सब्सिडीज़ को वापस ले लीजिए, उसको मत अब दीजिए। और दूसरा पॉइंट जो था इकोनॉमिस्ट का, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो उनका कहना था कि जो सब्सिडीज़ है उसका प्रॉपर जो फ़ायदा है जिन सेक्शन को मिलना चाहिए, यानी
पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, पुअर सेक्शन ऑफ द फार्मर्स को मिलना चाहिए, उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और ड्यू टू करप्शन और वेरियस अदर रीजंस उसका फ़ायदा मिलता है जो फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ये सारा प्रोडक्शन करती हैं, सीड्स और फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा का, उन इंडस्ट्रीज़ को इस सब्सिडीज़ का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले को भी सरकार से हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ इसका फ़ायदा मिल जाता है जो रिच सेक्शन ऑफ द फार्मर है, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाता है। जो मेन पुअर सेक्शन ऑफ द फार्मर्स हैं, जो इसको अफोर्ड एक्चुअली में नहीं कर सकते और सब्सिडीज़ का जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको उसका फ़ायदा बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू करप्शन। तो जो इकोनॉमिस्ट इसके अगेंस्ट में थे सब्सिडीज़ के, उनका कहना था कि एक बार आपने जब दे दिया, टेक्नोलॉजी फार्मर्स ने अडॉप्ट कर ली, तो अब आप सब्सिडीज़ वापस ले लीजिए, उसको हैबिचुअल मत बनाइए फार्मर्स को उस सब्सिडीज़ का, और अब उनको अपने से डिसाइड करने दीजिए कि वो कौन सा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और दूसरा उनका पॉइंट था जो कि जेन्युइन भी है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए पुअर सेक्शन ऑफ द फार्मर्स को सब्सिडीज़ का, वो उन तक न पहुंच के वो रिच फार्मर्स और इंडस्ट्रीज़ जो कि फर्टिलाइजर्स और सीड्स बनाती हैं या दूसरी चीज़ें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहीं तक सीमित रह जाता है और पुअर फार्मर्स तक वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है सब्सिडीज़ का। तो ये था डिबेट ओवर सब्सिडीज़ ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब दोनों पॉइंट डिस्कस करके अब हम लोग भी बता सकते हैं कि हम लोग किसके हैं, अगेंस्ट में हैं इसके सब्सिडीज़ के या फेवर में हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। और कोई पॉइंट है इसमें? नहीं सर, अभी मैं क्या चलो।